रीबर्थ ऑफ क्वीन इन अ मैजिकल वर्ल्ड एपिसोड 2। अनु, हम लोग इन पहरेदारों की नजरों से बचकर कैसे अंदर जाएंगे? प्रतिभा ऊपर की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या हुआ अगर हम लोग गेट से नहीं जा सकते, पर हम लोग ऊपर से तो जा सकते हैं ना, वहां पर तो कोई पहरेदार नहीं है। अनु की पहले प्रतिभा की बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर वो उसकी नजरों का पीछा करती है तो उसे समझ आता है कि प्रतिभा कौन से रास्ते से जाने की बात कर रही है। सिम्बा पूछता है, पर मालकिन आप लोग उपचार पर जाएंगे कैसे? प्रतिभा, हम लोग उस एक दूसरे नीलामी घर के पास में बनी दुकान की तरफ इशारा करके दुकान में घुस के उसकी छत पर जाएंगे, फिर वहां से नीलामी घर की छत पर कूद जाएंगे, फिर वहां से नीलामी घर में आराम से जा सकते हैं। सिम्बा ने हल्का परेशान होते हुए कहा, लेकिन मालकिन इन दोनों के बीच में तो काफी जगह है, अगर कूदते टाइम कुछ हुआ तो इस पर कूदना मुश्किल काम है। आप लोगों को कुछ हो गया तो? प्रतिभा ने उसे शांत कराते हुए कहा, कुछ नहीं होगा हमें, तुम चिंता मत करो। फिर अनु ने भी कहा, हाँ तुम चिंता मत करो, ये तो थोड़ी सी ही ऊंची है, हम लोग तो इससे भी ऊंची जगह से कूदे हैं। फिर प्रतिभा और अनु अपने प्लान के हिसाब से उस पहले दुकान में जाती है, फिर उसकी छत पर जाकर वहां से नीलामी घर की छत पर जाती है। ये काम इन्होंने इतनी सफाई से किया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। फिर वो लोग चुपचाप नीलामी घर में घुस जाते हैं और एक कोन में जाकर बैठ जाते हैं जहां किसी का भी ध्यान न जाए। उन्होंने अपना नकाब अभी भी पहना था, पर अपनी पोशाक की कैप उतार दी थी। अब प्रतिभा और अनु ने वहां पर ध्यान से देखना शुरू किया। वहां पर हर किसी ने जिसको अपनी चीज बेचनी थी वो अपनी अपनी जगह पर उसके साथ एक छोटी सी दुकान की तरह बैठे थे, और जिसको वो चीज चाहिए होती वो उस दुकान के पास जाता और बोनी लगा लेता है। वहां पर कुछ दुकानों पर तो बहुत से लोग थे जो अलग अलग वस्तुएं ले रहे थे। उनमें कुछ लोग तो बोनी एक दूसरे को जलाने के लिए लगा रहे थे, तो कुछ अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए उनकी पसंद की चीज पर बोनी लगा रहे थे। प्रतिभा ने वहां पर एक छोटी सी दुकान देखी जो कोने में थी, पर उस पर कोई भी नहीं था, ना ही कोई किसी भी सामान पर बोनी लगा रहा था, क्योंकि उस दुकान पर रखी सभी वस्तुएं काफी पुरानी लग रही थी। वो उस दुकान के पास गई तो उसने देखा उस पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था। वो जैसे ही उस दुकान पर गई उसे किसी की आवाज अपने कानों में सुनाई देने लगी, जो कह रही थी कि राजकुमारी मुझे ले लीजिए, मैं आपके बहुत काम आएंगी, मुझे ले लीजिए। वो आवाज सुनकर प्रतिभा चौंक गई। उसने सिम्बा से पूछा, ये आवाज किस चीज की है? तो सिम्बा ने उसे बताया, मालकिन ये आवाज उस अंगूठी की है। ये बहुत ही पुरानी मगर जादुई अंगूठी है, आपको इसे ले लेना चाहिए, ये हमारे काम आ सकती है, क्योंकि ये हजारों साल पुरानी है तो इसके पास काफी जानकारी होगी। प्रतिभा ने सिम्बा की बात समझकर उस बुजुर्ग आदमी से कहा, ये अंगूठी कितने कितने की है? तो उस बुजुर्ग आदमी ने जब देखा कि उसकी दुकान पर एक जवान लड़की आई है तो उसने कहा, शायद तुम गलत दुकान पर आ गई हो, यहाँ पर कुछ भी आकर्षक गहना या कोई सुंदरता को बढ़ाने की वस्तुएं नहीं है। उसका जवाब सुन के प्रतिभा ने अपने मन में सोचा, इसको लगता क्या है कि मैं कोई सुंदरता बढ़ने की वस्तु लेने आई हूँ, अगर मुझे वो अंगूठी नहीं लेनी होती तो मैं आती भी नहीं। लेकिन फिर उसने उस आदमी से कहा, आप शायद गलत समझ रहे हैं, मुझे तो बस ये अंगूठी चाहिए, आप बस इसका मूल्य बताइए। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा, 2 सोने के सिक्के। प्रतिभा ने तुरंत कहा, 1 सोने का सिक्का, इससे एक सिक्का भी ज्यादा नहीं। तो उस बुजुर्ग आदमी ने सोचा कि वैसे भी ये अंगूठी इतनी आकर्षक नहीं है और कोई इसे लेता भी नहीं, तो वो मन गया और उसने वो अंगूठी 1 सोने के सिक्के के बदले दे दी। प्रतिभा जा रही थी कि तभी उसे उसी दुकान पर बिल्कुल एक कोने में रखे बॉक्स पर गई, जिसके ऊपर किसी तरह की आकृति बनी थी। पता नहीं क्यों, पर उसे लग रहा था कि उसने ये आकृति पहले भी देखी है, पर कहा, उसे याद आता है कि ये तो उसने अपने कमरे में रखी एक तस्वीर में देखी थी। ये याद आते ही उसने उस आदमी से कहा, इस बॉक्स में क्या है? तो उसने कहा, इसमें तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है, ये बस एक पुरानी सी तलवार का जोड़ा है। जब से मिली है किसी ने एक बार भी बोनी नहीं लगाई। ये सुनकर प्रतिभा ने कहा, मुझे देखना है, मैं इस पर दाम लगाने के लिए तैयार हूँ। जब उस आदमी ने देख कि प्रतिभा को उस तलवार को लेना चाहती है तो उसने उसे वो तुरंत दिखाने को तैयार हो गया। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसमें 2 नीले रंग की तलवारें थी जो बहुत ही पुरानी थी और शायद उनमें हल्की सी जंग भी आ चुकी थी। लेकिन फिर भी प्रतिभा ने कहा, 2 सोने के सिक्के काफी है। वो दुकानदार भी काम नहीं था, वो इतना तो समझ गया था कि इसमें कुछ तो है, इसलिए उसने कहा, 5 सोने के सिक्के। प्रतिभा ने कहा, 4 सोने के सिक्के बस, वैसे भी तुम्हारे लिए तो ये बेकार ही है ना। दुकानदार ने भी यही सोचा और वो तैयार हो गया।
प्रतिभा ने वो तलवार का बॉक्स अपने लॉकेट में रख लिया और उस अंगूठी को पहन लिया। फिर उसने ध्यान दिया कि अनु कहाँ है। उसने अपने आसपास देखा तो अनु एक दुकान से कुछ ले रही थी, तो वो उसके पास गई और देखा कि अनु ने कुछ सामान लिया था और उसे एक पोटली में रख लिया। अनु ने प्रतिभा से कहा, तूने क्या कुछ लिया? तो प्रतिभा ने कहा, हाँ, मुझे जो लेना था वो मैंने ले लिया, अब हम यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कोई हम पर शक करे। अनु ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। फिर दोनों जैसे आए थे वैसे ही चुपके से वहां से निकल गए। वो लोग बाहर आकर वापस जाने लगे। अब वो लोग नगर से बाहर आ गए और उस जंगल वाले रास्ते में जाने लगे, क्योंकि इस रास्ते से ही वो लोग महल के पीछे वाले रास्ते पर जा सकते थे। अगर वो लोग किसी दूसरे रास्ते से जाते तो पकड़े जाते। वो लोग आपस में बात करते हुए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग जिन्होंने लाल और काले कपड़े पहने थे, उनका मुंह भी ढका हुआ था, वो सब मिलकर अपनी अपनी शक्तियों से एक इंसान पर हमला किए जा रहे थे। उस इंसान को काफी चोट भी लगी थी, पर फिर भी वो इंसान अकेला ही उन सब पर अपनी उस लाल तलवार से हमला कर रहा था और सब पर भारी पड़ रहा था। उन लोगों को लड़ते देखा तो वो दोनों एक जगह पर चुप गए। उस इंसान की शारीरिक बनावट को देखकर लग रहा था कि उसकी उम्र शायद 30-35 के बीच में होगी। उसके हाथ में इस समय एक लाल रंग की तलवार थी जो अभी किसी आग में डूबे लोहे की तरह चमक रही थी। उस इंसान के आसपास की आभा इतनी दमदार थी कि कोई साधारण व्यक्ति उसके सामने खड़ा भी न हो पाए, जिसे प्रतिभा और अनु भी महसूस कर पा रहे थे। प्रतिभा उस इंसान के लड़ने के कौशल के बहुत प्रभावित हुई, लेकिन उसने एक बात पर ध्यान दिया कि वो इंसान जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता तब उसकी आंखें लाल रंग की हो जाती। इसको देखकर उसने ये बात सिम्बा से पूछी तो उसने कहा, मालकिन, ये व्यक्ति बहुत ही ताकतवर है और इसकी लाल आंखें ये बताती है कि इनके पास अग्नि तत्व की शक्ति है, जो जल तत्व के बाद सबसे शक्तिशाली तत्व है। ये सिर्फ कुछ ही लोगों के पास है और एक बार जब भी कोई अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो उसकी आंखें उसकी शक्तियों के अनुसार अलग अलग प्रकार के रंगों से चमकेगी। जैसे इस व्यक्ति के पास अग्नि तत्व की शक्ति है, इसलिए इनकी आंखें लाल चमक रही है। और जैसे अनुष्का जी के पास पृथ्वी तत्व की शक्ति है तो इनकी आंखें हरी होंगी, वायु तत्व के व्यक्ति की सफेद और जल तत्व की नीली आंखें होंगी। प्रतिभा धीरे से बुदबुदाई, जल तत्व की नीली आंखें, वो तो उस सपने वाली औरत की भी थी ना। पर उसने अभी इस बारे में ज्यादा न सोचकर अभी जो हो रहा है उस पर ध्यान दिया। अब प्रतिभा और अनु इतना तो समझ गए थे कि ये आदमी जो भी हो है तो बहुत ताकतवर, वरना इतनी चोटों के बाद भी लड़ रहा था। कुछ देर की लड़ाई के बाद उस आदमी ने उन सभी लोगों को हरा कर मार दिया था और जो बचे वो अपनी जान बचाकर भाग गए। वो इंसान अब एक पत्थर पर बैठ गया और आराम करने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई यह पर है, तो उसने एक दमदार आवाज में कहा, कौन है यहाँ, सामने आयो वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। उसकी आवाज सुनकर अनु तो डर ही गई, पर प्रतिभा को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। पर वो अभी अपनी और अनु की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी और उसे पता था कि वो उन्हें ढूंढ ही लेगा। इसलिए उसने अनु से कहा, अनु, जब तक मैं न बोलूं तू यहाँ से बाहर मत आना। तो अनु ने कहा, ठीक है, पर तू करने क्या वाली है? तू अकेले तो उसका सामना करने की नहीं सोच रही ना? तो प्रतिभा ने उसे दिलासा दिलाते हुए कहा, मैं उस आदमी से लड़ने नहीं जा रही हूँ, तू बस वो कर जो मैं कह रही। तो अनु ने अपना सर हाँ में हिला दिया। अब प्रतिभा उस पेड़ के पीछे से निकल के उस इंसान के सामने गई। जब उस इंसान ने देखा कि ये कोई लड़की है जिसने अपना चेहरा ढक रखा है और सिर्फ उसकी आंखें दिखाई दे रही है, तो वो अपनी तलवार प्रतिभा की ओर करके बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो, वो भी इतनी रात के समय? कहीं तुम भी मेरे दुश्मनों के साथ तो नहीं हो और मुझे मरना चाहती हो? तो प्रतिभा ने थोड़ा डरने का नाटक करते हुए कहा, देखिए, हम आपके कोई दुश्मन नहीं है, हम तो यहाँ पर अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर जड़ी बूटी ढूंढने आए थे, पर हम उनसे बिछड़ गए और जब हमने आपको उन लोगों के साथ लड़ता देखा तो हम डर कर छुप गए। तो उस इंसान ने प्रतिभा पर संदेह करते हुआ पूछा, इतनी रात को जंगल में कौन सी जड़ी बूटी मिलती है? प्रतिभा अटक कर, पहले क्या आप अपनी ये तलवार नीचे करेंगे? जब वो इंसान अपनी तलवार नीचे कर लेता है तब प्रतिभा बोली, चांदनी के पौधे के समीप उगने वाली जड़ी बूटी जो केवल रात के समय ही मिलती है। वैसे प्रतिभा सच ही बोल रही थी, सच में ये जड़ी बूटी सिर्फ रात को ही मिलती थी। उसकी बात सुनकर अब उस इंसान को यकीन हो गया, क्योंकि उसने प्रतिभा की आंखों में देखा तो वो सच बोल रही थी। तभी प्रतिभा की नज़र उस इंसान के हाथ पर लगी चोट पर गई तो प्रतिभा बोली, आपके हाथ पर तो चोट लगी है और इस पर जो जहर लगा है वो बहुत खतरनाक है,
अगर आपने इसका इलाज जल्दी नहीं कराया तो ये आपके पूरे हाथ में फैल जाएगा, फिर आप अपने हाथ को कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो और कुछ कहे पाती कि अचानक उसने देखा कि एक दुश्मन झाड़ी के पीछे से छुपकर उस इंसान पर कुछ फेंका तो प्रतिभा ने बिना वक्त गवाए उस इंसान को अपनी तरफ खींचा। वो इंसान इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, जिससे वो अपने आप को संभाल नहीं पाया, जिसके कारण प्रतिभा और वो इंसान दोनों नीचे गिर गए। अब वो इंसान ऊपर था और प्रतिभा नीचे। फिर उस इंसान ने देखा कि वो लड़की उसके नीचे बिल्कुल किसी छोटे से खरगोश की तरह लग रही थी और उसकी आंखें आसमान के तारों की तरह चमक रही थी। फिर वो कुछ कहता कि उसे अपने पीछे कुछ आवाज़ सुनाई दी। तब उसे समझ आया कि इस लड़की ने उसे उस हमले से बचाने के लिए खींचा था। वो दुश्मन उन पर दोबारा हमला करता उससे पहले ही प्रतिभा ने उस इंसान की कमर पर लगे चाकू को निकाला और उस पर फेंक दिया। प्रतिभा का निशाना इतना पक्का था कि वो चाकू सीधा जाके उसके सर पर लगा और वो वहां पर ही गिर गया। तभी प्रतिभा को अपने ऊपर कुछ भारी सा लगा तो उसने देखा कि वो इंसान बेहोश हो चुका था। उसने उसे उठाने की कोशिश की पर वो नहीं उठा तो प्रतिभा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस इंसान को अपने ऊपर से हटाया और खड़ी हो गई। अब अनु भी बाहर आ गई। उसने प्रतिभा से पूछा, तू ठीक तो है ना, तुझे कोई चोट तो नहीं लगी ना? प्रतिभा ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, तू परेशान मत हो। तो अनु ने उस इंसान की तरफ देखकर कहा, क्या ये मर गया है? तो प्रतिभा ने जवाब दिया, नहीं ये मरा नहीं है, अभी इसकी सांसें चल रही है, ये बेहोश है, शायद जो जहर इसकी चोट पर लगा है उसी का असर है ये। एक बड़े से कमरे में एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके आसपास की आभा बहुत ही शक्तिशाली थी। धीरे धीरे वह व्यक्ति अपनी आंखें खोलने लगा। उसने देखा कि वह किसी जानी पहचानी जगह पर है। वह उठकर बैठ गया, लेकिन उस समय उसे अपने हाथों में दर्द महसूस हुआ। उसने देखा तो उसके हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी। ये और कोई नहीं, वह जंगल वाला आदमी था जिसकी जान प्रतिभा ने बचाई थी। फिर उस आदमी ने अपनी आंखें बंद करे और एक तेज चमकदार रोशनी के साथ उसका चेहरा बदल गया। अब वो एक 25 साल के युवा में बदल गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी वैसी ही थी। तभी दो लोग उस कमरे में आते हैं और उनमें से जो उसकी ही उम्र का दिखने वाला लड़का कहता है, रूथ अभी तुम्हें ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से सही नहीं हुई है और तुम्हारे हाथ का वह घाव बहुत गहरा है। उसकी बात सुनकर रूथ ने कहा, विजय मुझे यहाँ पर कौन लाया? तो दूसरा लड़का यानी कि अभय बोला, भाई साहब आप हमें जंगल में मिले थे, आप बेहोशी की हालत में थे और आप पत्थर से टिके हुए लेटे थे। उसकी बात सुनकर रुद्र कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, क्या जब मैं तुम्हें मिला तो वहां पर आसपास कोई लड़की थी? तो अभय ने कहा, लड़की? कौन सी लड़की? जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो आपके अलावा कोई नहीं था। विजय ने रुद्र से पूछा, तुम कौन सी लड़की की बात कर रहे हो और भला इतनी रात को कोई लड़की जंगल में क्यों होगी? फिर रुद्र ने जवाब दिया, मेरे बेहोश होने से पहले वहां पर एक लड़की भी थी जिसने अपना चेहरा एक नकाब से ढक रखा था। उसने मुझे एक हमले से बचाया था और वह शायद जंगल में कोई जड़ी बूटी लेने आई थी जो सिर्फ रात को मिलती है। विजय ने कुछ सोचते हुए कहा, तो फिर शायद उसी लड़की ने ही तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगाई थी, क्योंकि जब तुम मिले थे तो तुम्हारे जख्मों पर पहले से ही दवाई लगाई जा चुकी थी। हमने जब राजवैद्य जी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जख्मों पर जो जहर लगा था वह बहुत घातक था। अगर उस पर सही समय पर दवाई नहीं लगाई गई होती तो तुम अपने हाथ का प्रयोग कभी नहीं कर पाते और जो जहर तुम्हारी चोट पर लगा है उसका असर अभी पूरी तरह से सही नहीं हुआ है। राजवैद्य जी के पास भी उस जहर की दवाई नहीं है, वह भी इसका उपचार ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा है जिसने भी तुम्हारी चोट पर दवाई लगाई है शायद उसे इस जहर का इलाज पता हो। हमने राज्य के सभी वैद्यों से पूछा पर किसी को भी इस जहर के बारे में नहीं पता है। अभय बोला, इसका मतलब उस लड़की ने आपकी जान बचाई। अगर उसने ही आपके जख्मों पर दवाई लगाई थी तो उसने आपको छुआ भी होगा, पर इस बार तो हमेशा की तरह नहीं हुआ, वरना तो कोई भी लड़की आपको छू ही नहीं पाती थी। अभय की इस बात पर रुद्र और विजय को भी ध्यान आया कि रुद्र को तो कोई भी दूसरी लड़की जो उसके परिवार की नहीं थी वह अगर उसके करीब आती तो रुद्र को बहुत चिड़चिड़ाहट लगती थी और उसकी स्किन पर लाल निशान हो जाते थे, पर इस बार तो ऐसा कुछ नहीं था। तो विजय ने भी कहा, हाँ इस बार तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब उसके पास इसका भी इलाज हो सकता है। रुद्र ने फिर कहा, अपने लोगों को उस जंगल में भेजो और उस लड़की को ढूंढो, मुझे उस लड़की की जानकारी हर हाल में चाहिए। पहले हम आपको इनके बारे में बताते हैं। ये है इस महाद्वीप के सबसे बड़े राज्य विजयगढ़ के राजकुमार रुद्र सिंह। यह अपने राज्य के सबसे शक्तिशाली युवा है। इनके पास सबसे शक्तिशाली अग्नि तत्व की शक्तियां हैं और इनके पास इनके राज परिवार की धरोहर अग्नि तलवार है जिसको केवल अग्नि तत्व को अच्छे से नियंत्रित करने वाला व्यक्ति ही इस्तेमाल कर सकता है।
विजयगढ़ पश्चिमी इलाके में है और यहाँ पर ज़्यादातर रेगिस्तान है। यहाँ की काफ़ी चीज़ें हमारे आज के समय राजस्थान से मिलती हैं, इसलिए यहाँ पर आए दिन हमले होते रहते हैं। इन्हें इनके करीबी लोगों के अलावा किसी ने देखा नहीं है, पर इनकी बहादुरी के चर्चे हर जगह है और इनकी प्रजा अपने राजकुमार को बहुत मानती है। बस इनके साथ एक ही चीज़ खराब है कि इन्हें जब गुस्सा आता है तो ये सच में रौद्र अवतार ले लेते हैं। फिर तो जब तक ये अपने दुश्मन को मार ना दे ये उसे छोड़ने वाले नहीं। और इन्हें एक अजीब सी बीमारी भी है कि अगर कोई भी लड़की जो इनके परिवार की ना हो इन्हें छू ले तो इन्हें बहुत चिड़चिड़ाहट होती है और इनकी स्किन लाल पड़ जाती है। ये इनको पहले नहीं थी, पर जब ये 19 साल के हुए और अपनी शक्तियों को पूर्ण रूप से काबू करना सीखा और अग्नि तलवार को संभाला, तब से ये इनके साथ होना शुरू होगा। ये बात इनके परिवार के सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। जो रुद्र को भाई सा कह रहे थे वो है विजयगढ़ के छोटे राजकुमार और दूसरे है विजयगढ़ के सेनापति और इनके सबसे अच्छे दोस्त, इसलिए ही ये इनको इनके नाम से बुला रहे थे। विजय बोलता है, ठीक है, हम उस लड़की को ढूंढते हैं, तुम अभी आराम करो, अभी तुम्हें आराम की ज्यादा जरूरत है। इतना कह के वो दोनों कमरे से बाहर चले जाते हैं। सुबह के समय प्रतिभा के भवन पर प्रतिभा और अनु रात को जंगल से लगभग 3 बजे लौटी थी और वहां से आकर थक गई थी, तो दोनों ने सुबह बात करने के लिए कह के अपने अपने कमरे में जाकर सो गई थी। सुबह दोनों को दाई माँ उठाती है, फिर दोनों तैयार होकर नाश्ता करके प्रतिभा के कमरे में आ जाती है। अनु पूछती है, प्रतिभा कल तूने जंगल में उस आदमी का इलाज क्यों किया था? उसमें तूने अपनी लाई हुई औषधियाँ भी तूने उसमें इस्तेमाल कर ली। हम तो उसे जानते भी नहीं और कल तो वो हमें अपना दुश्मन समझकर मार भी सकता था, फिर भी तूने उसकी जान बचाई। प्रतिभा ने उसे जवाब देते हुए कहा, हाँ वो हमें मार सकता था, क्योंकि कोई भी ऐसी स्थिति में हर किसी को अपना दुश्मन ही समझता और वो मुझे बुरा इंसान नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे उस हमले से बचाया। जहाँ तक बात रही उसका इलाज करने की, तो मैं एक डॉक्टर हूँ और एक डॉक्टर अपने सामने ही किसी को इस मरने नहीं दे सकता। अगर वो उसका इलाज कर सकता है तो ये मेरा फर्ज था। अनु ने एक्टिंग करते हुए कहा, हे प्रभु, मेरी दोस्त कितने अच्छे विचार रखती है, काश ऐसे विचार सबके होते। प्रतिभा ने उसकी नौटंकी देखकर कहा, अब अगर हो गया हो तो काम की बात करे। तो अनु ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तो कब से तैयार हूँ। सिम्बा ने पूछा, वैसे कल आपने क्या खरीदा था? तो अनु ने अपने पास रखी एक पोटली उठाए और कहा, पहली तो मैंने ये पोटली खरीदी, इसमें हम कोई भी खाने का कितना भी सामान रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे ले लिया। अगर हम लोगों को कहीं जाना पड़ा तो ये हमारे बहुत काम आएगी। प्रतिभा ने कहा, ठीक है, और क्या लिया? तो अनु ने एक कांच की बोतल निकली, उसे देखकर प्रतिभा ने कहा, तूने परफ्यूम लिया? तो अनु ने उसे समझाते हुए कहा, अरे तू गलत समझ रही है, ये सिर्फ खुशबू देना वाला परफ्यूम नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल एक ड्रग की तरह है। प्रतिभा, ड्रग? वो कैसे? अनु ने कहा, अगर ये परफ्यूम किसी पर डाला जाए तो उस इंसान को उतना नशा होगा जितना ड्रग लेने पर होता है। उसके बाद वो इंसान बिल्कुल सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। मैंने ये इसलिए लिया कि अगर वो तुम्हारी प्यारी बहन स्नेहा दोबारा आए तो उस पर इसे इस्तेमाल करूंगी। उसके बाद उसे महल में छोड़ दूंगी, फिर जो उसकी प्यारी और बोली राजकुमारी की इमेज की जो धज्जियां उड़ेगी, कितना मजा आएगा। उसका प्लान सुन के सिम्बा बोला, मैं तो आपको क्या समझता था, पर आप तो एकदम खुराफाती निकली। तो अनु ने अपने अपर नाज करते हुए बोला, वो तो मैं हूं, पर कभी घमंड नहीं किया। फिर प्रतिभा से, अब बता तूने क्या लिया? एक तो ये अंगूठी ली, पर इसमें क्या खास है? ये तो देखने में भी इतनी अच्छी नहीं है। तो प्रतिभा ने कहा, मुझे इस अंगूठी ने ही कहा था कि मुझे ले लो, मैं तुम्हारे बहुत काम आएंगी, और सिम्बा ने भी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। सिम्बा, अब तुम बताओ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और ये कैसे मेरे काम आएगी। सिम्बा, मालकिन ये नीरा अंगूठी है, इसके पास आपको यहाँ की सभी जानकारी मिलेगी, फिर वो कितनी भी पुरानी हो, और इसमें पूरा पुस्तकालय है जिन्हें आप पढ़ सकती है और वहाँ पर अपनी शक्तियों का अभ्यास कर सकती हैं। आपको इसका इस्तेमाल करने के लिए पहले इसके साथ रक्त संबंध बनाना होगा। अनु ने अपना दिमाग लगाते हुए कहा, फिर तो ये बिल्कुल हमारे गूगल बाबा की तरह है, हर चीज की जानकारी होती है उनके पास। प्रतिभा ने पूछा, रक्त संबंध कैसे बनेगा? तो सिम्बा ने बताया, सबसे पहले इस अंगूठी को साफ करके अपने सामने रखिए, फिर इस पर अपनी खून की 2 बूंद डालिए और फिर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। प्रतिभा ने बिल्कुल सिम्बा के बताए तरीके से काम किया, तो कुछ देर बाद नीला अंगूठी चमकने लगी और एक आकर्षक अंगूठी बन गई। फिर नीला अंगूठी ने कहा, आज से आप मेरी मालकिन हैं, तो अब आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती है। तो प्रतिभा ने कहा, ठीक है।
इतना कह के उसने अपने लॉकेट में रखा वो तलवार का बॉक्स निकाला और अपने सामने रख दिया। उस बॉक्स को देखकर अनु ने पूछा, इसमें क्या है? तो प्रतिभा ने जवाब दिया, इसमें ब्लू ब्लेड्स का एक जोड़ा है। इस बॉक्स के ऊपर जो डिज़ाइन बनी है बिल्कुल ऐसी ही डिज़ाइन मैंने पेंटिंग्स में देखी थी, इसलिए मैंने ये लिया और इसके ब्लेड्स मुझे पसंद आए। अनु ने वो बॉक्स खोला और कहा, पर इन पर तो हल्की हल्की जंगाल भी आ गई है। प्रतिभा ने उसकी बात सुनी, फिर उन दोनों ब्लेड्स जैसी तलवारों को अच्छे से साफ किया तो वो तलवारें अब चमकने लगी जैसे बिल्कुल नई हो। प्रतिभा ने खड़े होकर दोनों तलवारों को सही से पकड़ा और उसने हल्का सा उन्हें हवा में उठाया तो उन तलवारों में से नीली रोशनी निकलने लगी और उसका लॉकेट भी चमकने लगा। ये देखकर अनु बोली, ये क्या हो रहा है? ये तलवारें चमक क्यों रही है और तेरा लॉकेट भी? प्रतिभा ने उन दोनों तलवारों को वापस बॉक्स में रखा तो उन्होंने चमकना बंद कर दिया। प्रतिभा को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी सिम्बा ने कहा, मालकिन आप ये बात नीरा अंगूठी से क्यों नहीं पूछती? उसकी बात सुनकर प्रतिभा ने तुरंत नीरा अंगूठी से पूछा तो नीरा अंगूठी ने बताया, मालकिन ये तलवार कोई साधारण तलवार नहीं है बल्कि समुद्र की रानी की तलवारें है। तो प्रतिभा और अनु ने साथ में कहा, समुद्र की रानी की तलवार मतलब? नीरा अंगूठी ने बताया कि हाँ, ये समुद्र की रानी की तलवारें हैं। ये तलवारें बहुत शक्तिशाली है। बहुत सालों पहले समुद्र की रानी और कुछ बुरी शक्तियों के बीच युद्ध हुआ था, उसमें ही समुद्र की रानी को दिखे से हरा दिया गया था, जिससे उनकी तलवारें और आप जो लॉकेट पहनी है वो भी पानी के साथ कहीं बहे गए थे। प्रतिभा ने अपने लॉकेट पर हाथ रख कर कहा, पर ये लॉकेट तो मेरे पास अपनी दुनिया में जन्म से ही था। अगर ये समुद्र की रानी का है तो वहाँ कैसे पहुँचा? मैं जिस अनाथ आश्रम में रहती थी वहाँ की केयरटेकर ने ही बताया था कि जब मैं उन्हें नदी के पास मिली थी तो ये लॉकेट मेरे गले में ही था। उसने नीरा अंगूठी से पूछा, क्या तुम हमें बता सकती हो कि आखिर समुद्र की रानी के साथ हुआ क्या था? तो नीरा अंगूठी ने कहा, माफ करिएगा मालकिन, लेकिन उस युद्ध की जानकारी को बहुत संभाल के रखा गया है। समुद्र की रानी के बारे में सभी जानकारी को गोपनीय रखा गया था। तो अनु ने कहा, फिर हम इस बारे में कैसे पता लगाएंगे? तो नीरा अंगूठी ने कहा, एक तरीका है। तो अनु, प्रतिभा और सिम्बा तीनों ने एक साथ कहा, क्या? नीरा अंगूठी ने बताया, आपको इसकी पूरी जानकारी विजयगढ़ के गुरुकुल में मिल सकती है। प्रतिभा, विजयगढ़ ये कौन सी जगह है और हम इसके गुरुकुल में जाएंगे कैसे? तो नीरा अंगूठी ने जवाब दिया, विजयगढ़ इस महाद्वीप के पश्चिम में स्थित है। ये सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली राज्य है, इसलिए इनसे पंगा लेने की कोई नहीं सोचता। विजयगढ़ की सेना को सबसे शक्तिशाली सेना माना जाता है और विजयगढ़ का गुरुकुल सबसे प्रसिद्ध है। इसमें प्रवेश लेने के लिए हर वर्ष प्रतियोगिता या कहे कि परीक्षा होती है और उनमें से चुने गए विद्यार्थियों को ही गुरुकुल में प्रवेश मिलता है। और इस बार यह प्रतियोगिता 6 महीने बाद होगी। अगर आपको गुरुकुल में जाना है तो उस प्रतियोगिता में भाग लेना पड़ेगा और जीतेंगे तब आपको इस गुरुकुल में प्रवेश मिल जाएगा। आप वहां पर सारी जानकारी प्राप्त कर सकती हैं और साथ ही वहां पर सिखाई जाने वाली विद्या से आप अपनी शक्तियों को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं और नई चीज़ें सीख सकती हैं। प्रतिभा और अनु उसकी बातों को ध्यान से सुनती है। फिर अनु कहती है, यानी हमें 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा? प्रतिभा कहती है, हाँ, अब हमें 6 महीने इंतजार करना होगा। 6 महीने बाद जंगल में एक लड़की जिसने अपना चेहरा नकाब से ढक रखा था, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जा रही थी और उसके पीछे एक भालू की तरह दिखने वाला बड़ा सा जानवर उसके पीछे पड़ा था। वो भालू एकदम से उछलकर उसको अपने नुकीले पंजों में पकड़ने ही वाला था कि एक शेर ने आकर उसको दावोच लिया और दूर जाके गिरा दिया। अब वो लड़की एक जगह रुक गई और शेर उसके पास खड़ा हो गया। वो भालू उठ के उनके सामने खड़ा हो गया। अब वो पहले से भी भयानक और गुस्से में लग रहा था। उसके आसपास हल्की काली रोशनी थी। उसने एक गुस्से में जोरदार दहाड़ मारी जिससे आसपास छुपे छोटे छोटे जानवर और पंछी डर कर भाग गए। भालू ने भागते हुए उस लड़की पर छलांग लगाई, पर उसे देखकर वो लड़की बिल्कुल नहीं डरी और अपनी जगह पर शांत खड़ी रही। जब वो भालू पास आया तो उस लड़की ने थोड़ा सा पीछे हटकर अपनी जगह से उछलकर अपनी नीली तलवार से उस भालू के सीधा गले पर वार किया, जिससे वहां पर एक चमकदार रोशनी हुई। जब वो रोशनी खत्म हुई तब वो लड़की अपनी तलवार के साथ दूसरी तरफ खड़ी थी और वो भालू जमीन पर था। तभी वहां पर एक और लड़की आती है। उसने भी नकाब पहना था। वो कहती है, वाह, इस महीने में तुमने ये तीसरा जानवर मारा है और ये वाला सबसे शक्तिशाली था। तो वो पहले वाली लड़की अपना नकाब उतारती है तो उसकी वो चमकदार आंखें और वो गोरा चेहरा जो अभी पसीने में भीग हुआ था देखने लगता है।
अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये और कोई नहीं हमारी प्रतिभा है, जो अब पहले से भी शक्तिशाली और सुंदर हो गई है, और दूसरी लड़की अनुष्का है। कोष्टक। प्रतिभा सिम्बा को इशारा करती है तो वो अपने छोटे रूप में आ जाता है। फिर सिम्बा कहता है, मालकिन अब आप इसकी शक्तियाँ ले सकती है। उसकी बात सुनकर प्रतिभा अपना सर हाँ में हिलाते हैं और अपनी तलवार वापस रखकर उस जमीन पर गिर हुए भालू के पास जाकर अपना लॉकेट उसे सर पर रखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर में वो जब उस भालू की शक्ति ले लेती है तो अनु से कहती है, अनु अब तेरा काम है। उसकी बात सुनकर अनु बोली, हाँ क्यों नहीं। इतना कह के वो अपना हाथ आगे करती है, उसमें से हरी रोशनी निकलने लगी और उसकी आंखें भी हरी चमकने लगती है। उसके हाथ आगे करते ही वो भालू जिस जगह पर गिरा था उस जगह की जमीन हट जाती है और वो भालू उसके अंदर चला जाता है। फिर वो जमीन वापस पहले जैसी हो जाती है। अनु एक उबासी लेते हुए बोली, अब घर चले, मैं बहुत थक गई हूँ। उसकी बात सुनकर सिम्बा बोला, आप क्यों थक गई? थकना तो मुझे और मालकिन को चाहिए, हम ही लोग कब से इससे लड़ रहे थे। तो अनु बोली, हाँ तो मैं भी तो तुम्हारे पीछे ही थी कि कहीं ये तुम लोगों को चोट पहुँचे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इससे पहले सिम्बा और कुछ कहता प्रतिभा दोनों को टोकते हुए बोली, हम लोगों को घर भी पहुंचना है, इससे पहले दाइमा उठ जाए, समझे। तुम दोनों अपनी बहस बाद में कर लेना ना। प्रतिभा की बात सुन के दोनों शांत हो जाते हैं और चुपचाप चलने लगे, पर अभी भी दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। इन 6 महीने में बहुत कुछ बदल गया था। अब प्रतिभा और अनु बहुत शक्तिशाली हो गए थे, ये दोनों की ट्रेनिंग के कारण हुआ। अब उनका शरीर पहले की तरह दुबला पतला नहीं था और वो अब पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगे थे। इन 6 महीनों में प्रतिभा ने अपनी नीली तलवारों पर अच्छे से काबू करना और इस्तेमाल करना सीख लिया था, साथ ही अपनी लॉकेट की शक्तियों को भी। अनु ने भी अपनी पृथ्वी तत्व की शक्ति को जागृत करके उसका इस्तेमाल करना सीख लिया था, पर प्रतिभा की अभी भी सभी शक्तियां जागृत नहीं हुई थी। उसने बहुत ही अभ्यास और साधना के बाद अपने अंदर की वायु तत्व की शक्ति को जागृत कर पाया था, जो उसकी पारिवारिक शक्ति है। प्रतिभा के भवन पर प्रतिभा और अनु दाई माँ के साथ बैठकर खाना खा रही थी और दासियां उनके पास खड़ी थी। खाना खाते हुए अनु ने कहा, आज का खाना तो बहुत अच्छा है और ये सब्जी किसने बनाई? बहुत अच्छी बनी है। तो दाई माँ ने बताया, ये मंजरी ने बनाई है। तो प्रतिभा ने भी मंजरी की तारीफ की। इतने समय में सभी दासियां इतना अच्छे से जान चुकी थी कि प्रतिभा और अनु दिल की बहुत अच्छी है और उनके साथ कभी भी दुर्व्यवहार नहीं करती, इसलिए सभी दासियां अपने सच्चे मन से दोनों का सभी काम करती और हर बात मानती। अब सभी दासियां अपनी राजकुमारी के लिए वफादार थी। कहना खाने के बाद जब प्रतिभा जाने को हुई तो एक दासी ने आकर कहा, राजकुमारी जी, ये निमंत्रण महल से आया है। प्रतिभा ने पूछा, किस चीज का निमंत्रण? तो दासी ने बताया, राजकुमारी जी, कल शिवरात्रि है और हर साल की तरह इस बार भी शिवगढ़ में शिवरात्रि को एक बहुत बड़े उत्सव की तरह मनाया जाएगा। हमारे शिवगढ़ की शिवरात्रि तो हर जगह प्रसिद्ध है। मैंने सुना है कि इस बार शिवरात्रि की पूजा के लिए कोई बहुत बड़े साधु महाराज आने वाले हैं। तो अनु ने पूछा, क्या हमारे शिवगढ़ का नाम भी शिव जी की मान्यता के कारण शिवगढ़ रखा गया? उसकी बात का जवाब देते हुए दाई माँ ने बताया, हमारे यहाँ ये माना जाता है कि यहाँ पर शिव जी ने पूरे 2 साल रह के साधना की थी और उन्होंने जिस पहाड़ पर साधना की थी उसी पर हमारे शिवगढ़ का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर बना है। उसी मंदिर पर हमेशा शिवरात्रि की पूजा होती है। ये सब जानने के बाद प्रतिभा ने कहा, ठीक है, हम लोग कल जाएंगे, अब सब जाके आराम करिए। सुबह के समय प्रतिभा के कमरे में प्रतिभा शीशे के सामने बैठी थी और अनु उसके बाल बना रही थी। तो प्रतिभा पूछती है, अनु और कितनी देर लगेगी? तो अनु उसे डांटते हुए कहती है, ज्यादा हिल मत और चुपचाप एक जगह पर बैठी रह। इतना बोले फिर से उसके बाल बनाने लगती है। सिम्बा जो कितनी देर से ये सब देख रहा था वो बोला, अनुष्का जी, आप आज मालकिन को इतना तैयार क्यों कर रही है? आज तक तो आपने कभी नहीं किया। तो अनु जवाब देती है, वो इसलिए कि आज पहली बार शिवगढ़ के लोग अपनी बड़ी राजकुमारी को देखेंगे, तो राजकुमारी का अच्छा दिखना तो बनता है ना, और क्या पता कि किसी राजकुमारी का दिल हमारी राजकुमारी साहिबा पर आ जाए। अब प्रतिभा के बाल पूरे बन गए थे। उसकी बात सुनके प्रतिभा अपनी जगह से खड़ी होकर अनु को बैठा कर बोली, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और राजकुमारी के साथ साथ राजकुमारी की दोस्त को भी अच्छा लगना होता है। इतना बोलकर प्रतिभा अनु के बालों को सही करने लगी। कुछ देर बाद दोनों तैयार होकर बाहर आए तो सभी दासियां उन दोनों को बस देखती रह गई। आज प्रतिभा ने सफेद रंग का लहंगा पहना था और उसके दुपट्टे को साड़ी स्टाइल में पहना था।
अनु ने उसके बालों की फ्रेंच चोटी बनाई थी और उसमें व्हाइट फूल लगाए थे जिससे उसके बाल बहुत आकर्षक लग रहे थे। प्रतिभा उसमें बहुत प्यारी, मासूम और सुंदर लग रही थी। अनु ने हल्के हरे रंग का लहंगा पहना था और बालों की साइड चोटी बनाई थी, वो भी किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी। फिर दाई माँ ने दोनों की नज़र उतरते हुए कहा, किसी की भी नज़र ना लगे मेरी बच्चियों को। अब हमारी दाई माँ को क्या पता, अगर कोई इन दोनों को नज़र उठाकर भी देख ले तो ये दोनों उसकी आंखें ही ना फोड़ दे। कोष्टक राजमहल और उनके भवन की दूरी लगभग आधा किलोमीटर थी, इसलिए दोनों पैदल जाना ही चुनती है क्योंकि उन दोनों में से कोई भी नाजुक नहीं था। उनके साथ में कुछ दासियां और सैनिक भी चल रहे थे। रिबीर्थ के बाद से आज पहली बार प्रतिभा और अनु महल जा रहे थे। महल के रास्ते में वो लोग बातें करते हुए जा रहे थे तो मंजरी ने कहा, राजकुमारी जी, मैंने सुना है कि आज की पूजा में हमारे आसपास के राज्यों के राजपरिवार के लोग भी आएंगे। आज तो पक्का सभी राजकुमार आप दोनों को ही देखते रह जाएगा। उसकी बातों पर सभी दासियां हंसने लगी। इतने समय में मंजरी अनु और प्रतिभा के साथ काफी घुल मिल गई थी और जो कहना होता वो कह देती थी। अब प्रतिन और अनु का रिश्ता मंजरी के साथ सिर्फ दासी का नहीं रहा, वो अब उनकी एक अच्छी सहेली भी बन चुकी थी। बातों बातों में वो लोग महल तक पहुंच गए तो प्रतिभा और अनु ने मुख्य द्वार के पास लगी शिव जी की बड़ी सी प्रतिमा को देखा जो उनके कंधे से सर तक की थी। फिर उन दोनों ने अपने हाथ जोड़ लिए और उनको नमन किया। आज पूरे महल को बिल्कुल किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था और उतनी ही ज्यादा सुरक्षा के लिए सैनिक भी थे। फिर वो लोग महल के मुख्य रास्ते से अंदर जाने लगे। रास्ते भर जो कोई भी प्रतिभा और अनु को देखता तो बस देखता रह जाता, बिना उनकी तारीफ किए रहे ही नहीं पता। उन्हीं लोगों में से एक औरत दूसरी औरत से पूछती है, ये दोनों सुंदर कन्याएं कौन हैं? तो दूसरी औरत बोली, लगता है ये किसी दूसरे राज्य की राजकुमारियां हैं और हमारे यहाँ शिवरात्रि की पूजा में शामिल होने आई है। उनकी बातें सुनकर एक दासी ने प्रतिभा से कहा, ये कैसे लोग हैं, अपनी ही राजकुमारी को किसी दूसरे राज्य की राजकुमारी कह रहे हैं। तो अनुष्का ने कहा, कोई बात नहीं, कहने दो, कुछ देर के बाद खुद ही पता चल जाएगा। अब वो दोनों महल के अंदर जाने लगी तो द्वार पर खड़े सैनिकों ने उन्हें रोक दिया और पूछा, आप लोग कौन से राज्य से हैं और अपना निमंत्रण पत्र दिखाओ, तभी आप अंदर जा सकते हो। उनकी बात सुन के अनु, मंजरी या कोई दासी कुछ कहती उससे पहले ही प्रतिभा ने मंजरी को निमंत्रण पत्र दिखाने को कहा। निमंत्रण पत्र दिखाने के बाद उन सैनिकों में से एक ने कहा, निमंत्रण पत्र तो ठीक है, अब आपने राज्य का नाम बताइए। तो प्रतिभा ने कहा, शिवगढ़ ही हमारा राज्य है। उसकी बात सुन के उस सैनिक प्रतिभा को ऊपर से नीचे देखा और फिर कहा, इतनी सुंदर कन्या इस राज्य में तो नहीं है। कौन से राज्य की हो तुम, सच सच बताओ, किस लिए यहाँ आए हो, कहीं तुम कोई दुश्मन की बेजी हुए तो नहीं हो? उसकी बात सुन के बाकी सैनिक भी प्रतिभा और अनु को शक भरी नजरों से देखने लगे। अब तो अनु का पारा चढ़ चुका था, वो आगे बढ़ी थी कि किसी ने पीछे से उस सैनिक के पैर पर मारा कि वो सीधा प्रतिभा के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। सबने देखा तो ये शाही सैनिकों का सेनापति अरविंद था। उसने सामने आकर गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारी राजकुमारी से उन्हीं के महल में आने के लिए प्रमाण मांगो, और जन उन्होंने कहा कि वो इसी राज्य की है तो भी तुम मानने को तैयार नहीं हो। अभी के अभी राजकुमारी प्रतिभा से माफी मांगी। जब वहां मौजूद सब लोगों ने सुना कि ये राजकुमारी प्रतिभा है तो सब लोग हैरान रह गए। सब लोगों में आपस में बातें करने लगे कि हमारी राजकुमारी तो कितनी बेवकूफ थी और बदसूरत भी, ये तो बहुत ही प्यारी और सुंदर है। सब लोग ऐसी ही बातें बनाने लगे। उनकी बातें सुन के अरविंद ने एक तेज आवाज में कहा, यही हमारी बड़ी राजकुमारी प्रतिभा है, हमारे महाराज और उनकी पहली पत्नी यानी हमारी महारानी कल्याणी जी की बेटी है। बाकी सब बस फैलाई गई अफवाह है। अब अगर किसी ने भी राजकुमारी के लिए एक भी शब्द बोला तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अरविंद की धमकी सुन के सब डर गए और फिर किसी ने भी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। जब उस सैनिक को पता चला कि यही उनकी बड़ी राजकुमारी है तो वो डर गया और तुरंत प्रतिभा से माफी मांगने लगा। तो प्रतिभा ने कहा, आज शिवरात्रि है और महल में बहुत से मेहमान हैं, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही हूँ, पर आज के बाद तुम्हें राजसैनिक के पद से हटाया जाता है। अरविंद ने बिल्कुल ऐसा ही किया। फिर प्रतिभा और अनु महल के अंदर चले गए। अंदर जाते ही किसी ने प्रतिभा को पीछे से बुलाया। जब उन्होंने आवाज की दिशा में देखा तो ये और कोई नहीं, निर्मला देवी थी। निर्मला देवी के साथ राजकुमारी स्नेहा भी थी, जो प्रतिभा और अनु को देखकर बहुत गुस्से और जलन में थी, पर निर्मला देवी उसे शांत रहने को कहती है। फिर वो लोग चलकर प्रतिभा और अनु के पास आने लगे तो अनु मुंह बनाते हुए प्रतिभा से कहती है,
तो ये है तुम्हारी प्यारी सौतेली माँ, शकल से ही एक नंबर की धूर्त लगती है। पता नहीं महाराज को इसमें क्या दिखा जो अपनी ही पत्नी को छोड़कर इससे प्यार कर बैठे। उनके पास आकर निर्मला देवी एक अच्छी और प्यारी माँ होने का नाटक करते हुए कहती है, अरे प्रतिभा कैसी हो तुम, बहुत दिनों बाद तुम महल आए हो और आज तो तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत दिनों बाद तुम्हें हमने देखा है, तुम तो बस एक जगह रहती हो। उनकी नौटंकी देखकर अनु मन में बोली, वह क्या एक्टिंग है, इन्हें तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। अगर ये हमारे टाइम में होती तो पक्का टीवी सीरियल्स की सबसे बेस्ट विलन होती। लेकिन उनकी बात सुनके सभी लोगों को लगा कि निर्मला देवी प्रतिभा की कितनी फिक्र करती है। फिर निर्मला देवी प्रतिभा को ताना मरते हुए बोली, हाँ माना तुम कमजोर हो और तुम्हारे पास कोई शक्तियाँ नहीं है और सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम हमसे मिलने ना आयो, आखिर मैं तो तुम्हारी माँ हूँ। क्या तुम्हारा मन नहीं होता अपनी माँ से मिलने का? तो प्रतिभा ने भी उदास चेहरा बनाकर कहा, ऐसा नहीं है कि मेरा कहीं जाने का या महल आने का मन नहीं होता, पर क्या करूं, मुझे तो कहीं जाने की आज़ादी ही नहीं है। जब मुझे मेरे ही पिताजी ने सिर्फ कुछ लोगों के कहने पर अपनी ही बेटी को महल से दूर रखा और एक छोटे से भवन में छोड़ दिया। इतने सालों में एक बार भी मुझसे मिलने तक नहीं आए, तो मैं खुद बिना किसी के कहे महल कैसे आ सकती हूँ? यहाँ तक कि मुझे तो मेरे अपने लोग ही नहीं पहचानते। जहाँ तक बात रही आपसे मिलने की या मेरी माँ होने की, तो आप भी तो कौन सा महल से दूर थी, आप भी तो मुझसे मिल सकती थी। और मेरी माँ और महाराज की आधिकारिक पहली पत्नी तो 15 साल पहले ही नहीं रही, तो आप मेरी माँ तो नहीं है, क्योंकि मेरी माँ तो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, पर आप तो हमेशा सिर्फ अपने बच्चों पर ही ध्यान देती थी और महाराज तक भी मेरे बारे में नहीं पूछते थे। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं महाराज को कुछ नहीं बताऊंगी और आपको भी मुझे डराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करना, पर मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मेरे दिल में जो था वो बोल दिया। प्रतिभा ने ये सब बिल्कुल उदास चेहरे, आंसू भरी आंखें और दुखी आवाज में कहा। फिर अपनी बातें बोलकर मुड़कर जाने लगी। वहां पर शिवगढ़ के साथ में अलग अलग राज्य के राज परिवार और वरिष्ठ परिवारों के लोग थे, जिनमें भीमपुर भी शामिल था। सब लोगों को उसकी बातें सुनकर अब लगा कि प्रतिभा के साथ तो बहुत अन्याय हुआ है और निर्मला देवी जैसा सबको दिखाती है वैसा सब कुछ है नहीं। अब सबके मन में प्रतिभा की एक अच्छी और प्यारी राजकुमारी की इमेज बन गई थी, जिसके साथ बहुत गलत हुआ था। सब लोगों में बातें होने लगी कि आखिर सौतेली माँ सौतेली ही होती है। तभी किसी ने कहा, भला कुछ लोगों की बातें सुन के क्या कोई पिता अपनी ही पुत्री को अपने से दूर रखता है? एक के साथ इतना गलत और दूसरी के लिए इतना प्यार, ये सरासर गलत है। वहां पर ही थोड़ी दूर खड़े महाराज जो प्रतिभा की बातें कब से सुन रहे थे, उनकी आंखें भर आए और लोगों की बातें सुनकर आज उनको लगा कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है और उन्होंने कैसे अपनी ही बेटी अपनी और कल्याणी जी की आखिरी निशानी को आपने सिर्फ कुछ लोगों की बातों के लिए अपने से दूर कर दिया। ये सोचकर उनका मन दुख से भर गया। ये सब सुनकर तो निर्मला देवी तिलमिला उठी, तो स्नेहा ने कहा, देखा माँ, अपने इसकी कितनी जबान चलने लगी है, इसका कुछ तो करना होगा। तो निर्मला देवी अपने दांत पिसते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, बहुत बोल रही है ना, ये इसकी बोलती तो मैं बंद करूंगी। अब इसके साथ वो ही होगा जो इसकी माँ के साथ हुआ था। फिर वो दोनों गुस्से से चली गईं। चलते हुए अनुष्का ने प्रतिभा से कहा, आज मुझे पता चला कि मेरी दोस्त एक बहुत अच्छी एक्टर भी है। एक पल को तो मुझे भी तेरी बातें सुन के दुख होने लगा था। अगर हम अपनी दुनिया में होते तो तू टॉप एक्टर की लिस्ट में होती। तो प्रतिभा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, अब क्या करे, जहर को तो जहर ही कटता है, तो हमने भी वो ही किया। प्रतिभा और अनु दोनों महाराज के पास पहुंचे और दोनों ने कहा, प्रणाम महाराज। प्रतिभा के मुंह से अपने लिए पिताजी की जगह महाराज सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्हें समझ आया कि उनमें और उनकी पुत्री में कितनी दूरियां हो गई है। उन्हें वो पल याद आ गए जब प्रतिभा छोटी थी और उन्हें पिताजी पिताजी बोलते नहीं थकती थी और हमेशा उनके साथ मस्ती करती और उन्हें हंसाती थी। फिर उन्होंने अपनी रुआसी आवाज में प्रतिभा के हाथ थाम कर कहा, पुत्री हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, हमें माफ कर दो पुत्री। उनकी बात सुनकर प्रतिभा ने अपने हाथ छुड़ाकर कहा, माफी किस बात की महाराज, भला हम कौन होते हैं आपको माफ करने वाले, और आपको याद भी है कि आपकी एक बड़ी बेटी भी है। उसकी ऐसी बातें सुन के महाराज ने कहा, हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज है, पर हम सच में अपनी किए पर पछता रहे हैं। हमें माफ कर दो पुत्री, हम कल्याणी जी को क्या कहेंगे कि हमने हमारी पुत्री का ख्याल नहीं रखा। हमें एक मौका देकर तो देखो पुत्री, हम आपको निराश नहीं करेंगे और एक अच्छे पिता बनकर दिखाएंगे।
इतना बोलकर उनकी आंखें सच में भर आई थी। जब प्रतिभा ने देखा कि वो सच में दुखी है और अपने किए पर पछता रहे हैं, तो प्रतिभा ने कहा, ठीक है, हम आपको माफ करते हैं, पर एक शर्त पर कि आप हमें किसी भी कार्य के लिए मजबूर नहीं करेंगे। तो महाराज ने खुशी से कहा, हाँ हाँ, हमें आपकी सभी शर्त मंजूर है। शुक्रिया पुत्री कि आपने हमें माफ कर दिया। आज शिवरात्रि के शुभ दिन पर हमारी पुत्री वापस मिल गई। इतना बोलकर उन्होंने प्रतिभा को गले लगा लिया। प्रतिभा ने उन्हें माफ इसलिए किया क्योंकि वो ये अच्छे से जानती थी कि उनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें तो हर बार भटकाया गया था। पिता पुत्री की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों का भी में भर आया और सभी को खुशी भी हुई, सिवाय कुछ लोगों के। प्रतिभा से अलग होकर महाराज ने अनु को देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखकर कहा, हमने गलत तो आपके साथ भी किया है। आपकी जिम्मेदारी कल्याणी जी ने ली थी, इसलिए आज से आप ही हमारी पुत्री है। फिर वो सब बातें करने लगे, तभी एक सैनिक ने आकर कहा, विजयगढ़ के महाराज अपने परिवार के साथ आ चुके हैं। उसकी बात सुनकर महाराज ने प्रतिभा से कहा, चलो पुत्री, हम आपको हमारे सबसे अच्छे मित्र और उनके परिवार से मिलते हैं। फिर सब लोग महल के बाहर उन लोगों का स्वागत करने चले गए। जब सभी लोग बाहर जा रहे थे तब अनु देखती है कि भीमपुर के राजकुमार समर, जिनके साथ प्रतिभा की शादी तय हुई थी बचपन में, वह सभी से बचते छुपते कहीं जा रहे थे। ये देखकर अनु प्रतिभा से कहती है, ये राजकुमार समय सबसे छुपते हुए और नजरें चुराकर कहाँ जा रहे हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो अनु की बात सुनकर प्रतिभा भी देखती है कि राजकुमार समर छुपते हुए कहीं जा रहे थे, तो उसे उन पर शक होता है। वो एक कोने में जाकर अपने लॉकेट से सिम्बा को बाहर निकलती है और उससे कहती है, जाओ और चुपके से समर का पीछा करो और देखो कि वह कहाँ जा रहा है, फिर मुझे आकर बताना। अपनी मालकिन की बात सुनकर सिम्बा बोलता है, जी मालकिन, मैं अभी उसके पीछे जाता हूँ। इतना बोलकर वो समर के पीछे पीछे चला जाता है। उसके छोटे होने के कारण कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। फिर प्रतिभा और अनु महल के बाहर चले जाते हैं। जब वह लोग बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महाराज किसी से गले मिल रहे थे और उनसे कह रहे थे, बहुत दिनों बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा मित्र। फिर वो उनके परिवार का स्वागत करते हैं और प्रतिभा को अपने पास बुलाकर उसे मिलवाते। वो एक आदमी जो उनकी ही उम्र के थे और उनकी आभा भी शक्तिशाली थी, उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, पुत्री, इनसे मिलो, यह है हमारे बहुत अच्छे मित्र और विजयगढ़ के महाराज देवेंद्र सिंह। और एक महिला की ओर इशारा करते हैं जो देवेंद्र जी के पास ही खड़ी थी, ये है उनकी पत्नी और विजयगढ़ की महारानी श्रद्धा जी। तो प्रतिभा उनसे मिलकर उन सभी को बड़े ही आदर से प्रणाम करती है। वह लोग भी उसे आशीर्वाद देते हैं। उसे देखकर श्रद्धा जी पूछती है, ये प्यारी बच्ची कौन है? तो महाराज वीर प्रताप उनसे कहते हैं कि यह मेरी पहली पुत्री और शिवगढ़ की बड़ी राजकुमारी प्रतिभा प्रताप सिंह है। ये जानकर श्रद्धा जी प्रतिभा के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, कितनी सुंदर और संस्कारी है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत जिसमें सिल्क की साड़ी पहनी थी, वह हल्का नाराजगी दिखाते हुए कहती है, वीर प्रताप, क्या तुम हमें नहीं मिलाओगे अपनी पुत्री से? उनके ऐसे कहने से महाराज वीर प्रताप हंसते हुए कहते हैं, जी जरूर राजमाता। फिर प्रतिभा की तरफ देखकर, पुत्री ने, यह है विजयगढ़ की राजमाता और देवेंद्र सिंह की मां शारदा सिंह। उनकी बात सुनकर प्रतिभा उनके पास जाकर अपना सर झुकाकर उनसे प्रणाम करते हुए कहती है, आपसे मिलकर खुशी हुई राजमाता। तो राजमाता हल्की सी नाराजगी दिखाकर कहती है, अब आप हमें राजमाता कहेंगे? हाँ, हम आपकी दादी सा है, समझिए आप। तो प्रतिभा भी खुशी से कहती है, जी दादी सा, हम समझ गए। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर महाराज भी प्रताप अनु से भी सभी से मिलवाते हैं। फिर वो लोग और सभी से भी मिलते हैं। सभी लोग बातें करते करते महल के अंदर आ जाते हैं तो उनको बहुत ही सम्मान पूर्वक बैठाया जाता है। फिर वह सब बातें करने लगते हैं। महाराज वीर प्रताप पूछते हैं, हमारे दोनों राजकुमार कहाँ हैं, वह आपके साथ नहीं आए क्या? के बात का जवाब देते हुए श्रद्धा जी कहती है, वह दोनों हमारे साथ ही आए थे। फिर वह लोग शिवगढ़ देखना चाहते थे, इसलिए बोलो राज्य देखने चले गए। पर आप चिंता मत कीजिए, वो लोग पूजा के लिए समय पर मंदिर पहुंच जाएंगे। वो सब बातें कर रहे थे, उसी समय राजगुरु वहां आते हैं। उन्हें देखकर सब उनको प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। राजगुरु महाराज वीर प्रताप से बोलते हैं, महाराज, जब इस बार राजकुमारी 18 की पूर्ण हो चुकी है तो क्यों ना पूजा का प्रसाद राजकुमारी जी के हाथों से बनवाया जाए, इससे उन्हें भी महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और राज्य को भी। उनकी बात सभी को सही लगी तो महाराज बोले, पुत्री, क्या तुम प्रसाद बना लोगे? तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हारी सहायता के लिए और लोग भी होंगे।
तो प्रतिभा आराम से कहती है, आप चिंता मत कीजिए, हम प्रसाद बना लेंगे, हमें खाना बनाना आता है। उसकी बात सुन के सभी खुश हो जाते हैं। फिर प्रतिभा और अनु दोनों रसोई घर में चले जाते हैं। वहां पर कुछ दासियां पहले से ही थी। उनमें से एक दासी जो उन सब में सब बड़ी थी, उन्होंने कहा, अंडस्को राजकुमारी जी, आप बस खीर बनाने में चूल्हे पर बर्तन रखकर उसमें अपना हाथ लगा दीजिए, बाकी काम हम लोग कर लेंगे। उसकी बात सुनकर प्रतिभा बोली, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब प्रसाद बनाने का काम हमारा है तो हम ही करेंगे, आप लोग बस हमें सामान बता दीजिए। उसकी बात सुनकर सभी हैरान हो गई, क्योंकि कोई भी राजकुमारी चूल्हे पर खाना बनाना तो क्या चूल्हे के पास जाना तक नहीं पसंद करती। उस दासी ने फिर से कहा, लेकिन महारानी निर्मला देवी तो हर साल यही करती है और राजकुमारी हमारे होते हुए भी आप काम क्यों करेगी। तो प्रतिभा ने जवाब दिया, निर्मला देवी जो करती है वो करे, हमें उससे लेना देना नहीं है, और ये प्रसाद महादेव के लिए बन रहा है तो ये बनाना तो मेरे फर्ज है। उसकी बात सुनकर सभी खुश हो गया। फिर प्रतिभा ने प्रसाद की खीर बनाई। कुछ देर में खीर बन गई। जब उसे उघाड़ा तो खीर की खुशबू हर जगह फैल गई। उस खुशबू को सुनकर अनु ने कहा, लगता है खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। सिर्फ इसकी खुशबू से ही मन खुश हो गया। सभी लोगों ने बहुत तारीफ की। तभी प्रतिभा की नज़र सिम्बा कर गई, जो एक कोने में बैठा था। उसे देखकर प्रतिभा ने एक दासी से कहा, तुम थोड़ी देर खीर चलाओ और थोड़ी ही देर में इसे चूल्हे से उतार लेना, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। इतना बोलकर प्रतिभा और अनु रसोई घर से निकलकर उसके पीछे बनी एक जगह पर चले गए। फिर प्रतिभा ने सिम्बा से पूछा, तुम्हें क्या पता चला और समर कहाँ गया था। सिम्बा ने बताया, मालकिन आपका शक सही था, समर सबसे चुपकर राजकुमारी स्नेहा के कमरे में गया था। फिर स्नेहा के कमरे में? समर कमरे में जैसे ही आया, स्नेहा उसके गले लगकर रोने का नाटक करने लगी और उससे बोली, समर अब हम क्या करेंगे, तुमने देखा ना दीदी ने कैसे माँ की बेइज्जती की, वो कभी भी तुम्हें मेरा नहीं होने देंगी। फिर अपने मगरमच्छ के अंशु गिरते हुए, अगर आज तुम और दीदी पूजा में साथ बैठे तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी, और मैंने सुना कि आज पूजा में पिताजी तुम्हारी और दीदी की सगाई कर देंगे। तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। समर, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं हमारे होने वाले बच्चे के साथ में मार जाऊंगी। फिर वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी बात सुनकर समर ने कहा, हमारा होने वाला बच्चा मतलब? तो स्नेहा ने कहा, हाँ समर, हमारा होने वाला बच्चा, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर एसएमआर ने उसको अपने गले लगा कर कहा, तुम्हें नहीं पता तुमने मुझे कितनी अच्छी खबर सुनाई है, अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैंने माँ से बात करी है, उन्हें भी प्रतिभा जैसी कमजोर बहू नहीं चाहिए, उन्हें भी तुम बहुत पसंद हो। उसकी बात सुन के स्नेहा बहुत खुश हो गई। फिर समर कमरे से बाहर आकर चला गया। वर्तमान समय में जब सिम्बा ने अपनी बात खत्म करी तो अनु बोली, मैंने जितना सोचा था ये स्नेहा तो उससे भी 4 कदम आगे निकली, ये तो सीधा समर के बच्चे की माँ बनकर बैठी है। प्रतिभा ने एक शैतानी स्माइल करते हुए कहा, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, करने दो उन्हें जो करना है, और वैसे भी मुझे कौन सा ये शादी करने का शौक है। अनु ने हल्की चिंता करते हुए कहा, वो तो ठीक है, पर ये समर क्या करने वाला है, मुझे डर है वो तेरे साथ कुछ न कर दे। उसकी बात सुन के प्रतिभा ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, अरे ये मैंने क्या सुन लिया, कहीं मैंने कुछ गलत सुन क्या, हमारी अनुष्का जी को डर भी लगता है। तो अनु फुल एटीट्यूड में बोली, अनुष्का को किसी चीज से डर नहीं लगता, समझी राजकुमारी जी। तो प्रतिभा ने कहा, ओ ऐसी बात है, फिर तो आप बहुत बहादुर है। तो अनु ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या तुम्हें कोई शक है। तभी प्रतिभा ने अचानक से कहा, अनु तेरे पैर के पास छिपकली। बस फिर क्या, छिपकली का नाम सुनते ही अनु अपनी जगह से लगभग उछलते हुए चिल्लाकर बोली, छिपकली का है, भगाओ उसे। उसको ऐसा करता देख प्रतिभा और सिम्बा दोनों हंसने लगे। उन दोनों को हंस देख अनु को समझ आया कि प्रतिभा ने उससे झूठ बोला है, तो वो गुस्सा करते हुए बोली, प्रतिभा की बच्ची, तुझे पता है मुझे चिकली से डर लगता है, फिर भी तूने ये किया, आज तो तुम मेरे है से न बचने वाली। तो प्रतिभा ने अपनी जगह से पीछे हटते हुआ कहा, उसके लिए तो पहले तुम्हें मुझे पकड़ना होगा। इतना बोलकर प्रतिभा ने अपना लहंगा हाथी से उठाकर पीछे मुड़कर भागने लगी। उसको इस भागते देख अनु भी उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। दोनों लोग भागते भागते महल में आ गए। प्रतिभा हंसते हुए भाग रही थी और अनु उससे बार बार बोले रही थी, रुक जाए प्रतिभा, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। उन दोनों को अपनी मस्ती में ये ध्यान ही नहीं रहा कि सभी लोग सिर्फ उन्हें ही देख रहे हैं।
अब पूरे महल में प्रतिभा की वो प्यारी सी हंसी और पायलों की आवाज ही गूंज रही थी। सब लोग तो बस प्रतिभा की हंसी में ही खो गए थे। सबको लग रहा था कि उनकी वो नन्ही राजकुमारी वापस आ गई हो। वीर प्रताप जी को तो वो दिन याद आने लगे जब प्रतिभा और अनुभे से हिप पूरे महल में खेलती थी और उनकी छोटी छोटी पायल की आवाज ऐसी पूरे महल में गूंजती थी। अब प्रतिभा और अनु महल से होकर बाहर बगीचे में आ गए। जब वो लोग बाहर आए तो सबकी नजरें तो सिर्फ उनके हंसते चेहरे पर ही टिक गई। उनमें से एक लाल जोड़ी आंखें तो सिर्फ प्रतिभा को ही देख रही थी जो वहां से दूर खड़े किसी की थी। उसके मुंह से निकला, क्या ये वो ही लड़की है? इसकी आवाज तो बिल्कुल वैसी ही है। इसी समय उसके पीछे कोई आकर कहता है, रुद्र, हमने पूरे शिवगढ़ में देखा पर किसी भी वैद्य की पुत्री तुम्हारी बताई गई जानकारी से मेल नहीं खाती और न ही कोई साधारण कन्या। हमारे लोग उसे पिछले 6 महीने से ढूंढ रहे हैं। उन्होंने हर जगह देख लिया, यहाँ तक कि हमने आसपास के राज्यों में भी उसे ढूंढा पर वो नहीं मिली। रुद्र ने पीछे मुड़कर विजय की तरफ देखकर कहा, क्या तुमने शिवगढ़ के राजमहल में देखा? उसकी बात सुनके विजय ने कहा, नहीं, हम लोगों ने राजमहल में तो देखा ही नहीं। और जहां तक मुझे पता है शिवगढ़ की 2 राजकुमारियां हैं, बड़ी राजकुमारी प्रतिभा और छोटी राजकुमारी स्नेहा। राजकुमारी स्नेहा यहाँ की सबसे शक्तिशाली युवतियों में से एक है, लेकिन उनका वैद्य विद्या से कोई लेना देना नहीं है। तो रुद्र ने पूछा, बड़ी राजकुमारी वो? जिस पे विजय ने कहा, उनको कभी किसी ने देखा नहीं और नहीं ही उनके पास कोई शक्तियां हैं। उनके बारे में ये बातें हैं कि वो बदसूरत और मूर्ख राजकुमारी है। इसीलिए महाराज वीर प्रताप ने भी उन्हें हमेशा महल से दूर रखा। फिर रुद्र ने पीछे मुड़कर प्रतिभा और अनु को देखा जो अब एक जगह पर थककर बैठ गई थी। रुद्र ने प्रतिभा की तरफ देखते हुए कहा, ये लड़की कौन है? मुझे इसके बारे में जानना है। तो अभय जो अभी अभी आया था वो उनकी बातें सुनकर बोला, भाई साहब, आपको तो उस नकाब वाली लड़की के बारे में जानना था और अब आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। पहले आप सोच लो आपको किसके बारे में जानना है। उसकी बात सुन के रुद्र ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे उस नकाब वाली लड़की के बारे में जानना है, इसीलिए इसके बारे में जानना चाहता हूँ। विजय कहता है, ठीक है, मैं पता करता हूँ। विजय जाता इससे पहले ही अभय ने उसे रोकते हुए कहा, अरे विजय भाई, आप क्यों कष्ट कर रहे हो? इन सुंदर कन्या के बारे में मैं जाके आता हूँ, आप आराम करिए, वैसे भी आप पूरा नगर घूम चुके हो। इतना कहकर अभय वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद विजय बोलता है, वैसे आज शिवरात्रि है और शिवरात्रि की पूजा में पूरे राज्य के लोग आते हैं, तो शायद वो लड़की भी वहां आए। अब तक प्रतिभा और अनु एक जगह पर रुककर बैठ गई थी। तभी उनके पास आते हुए महाराज ने कहा, अगर आप दोनों का भागना हो गया हो तो अब हम चले, हमें पूजा स्थल पर भी पहुंचना है। तो प्रतिभा ने खड़े होकर कहा, जी पिताजी, हमें चलना चाहिए, मंदिर पहुंचने में भी से लगेगा। प्रतिभा के मुंह से पिताजी सुनकर महाराज खुशी से फूले न समाये और बोले, पुत्री, एक और बार बोलो ना। प्रतिभा ने कंफ्यूज होकर कहा, क्या पिताजी, एक और बार क्या बोले? तो महाराज ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, आपके मुंह से हम पिताजी सुनने के लिए तरस गए थे। अब पिताजी सुनकर हम बहुत खुश है पुत्री। प्रतिभा ने एक स्माइल के साथ कहा, पिताजी, अब आप और खुश बाद में होना ना, तो फिर हम सब समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। उसी समय एक शाही रथ आकर उनके सामने खड़ा हो गया और रथ चला रहे सैनिक ने कहा, महाराज, जाने के लिए आपका रथ तैयार है। तो महाराज रथ में बैठ गए। फिर प्रतिभा और अनु से कहा, आप दोनों पीछे वाले रथ से आ जाए। इसके साथ उनका रथ चल पड़ा। लगभग सभी लोग पहले ही मंदिर के लिए निकल चुके थे, निर्मला देवी और स्नेहा भी। प्रतिभा और अनु भी एक रथ के में बैठने ही वाले थे कि एक सैनिक ने आकर कहा, राजकुमारी जी, आपको इस रथ में नहीं बैठना है, आपका तो वो रथ है। उसकी इस बात पर प्रतिभा और अनु ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सैनिक के बताए हुए रथ पर बैठ गए। सिम्बा भी प्रतिभा की गोद में बैठा था क्योंकि उसे लौकिक में रहना ज्यादा पसंद नहीं था। जब प्रतिभा और अनु का रथ जब महल से बाहर निकल जाता है तो वो सैनिक एक कागज पर लिखता है, काम होगा, वो लोग रास्ते में हैं। इतना लिखकर वो उसे एक पंछी के पैर पर बंद कर उसके कान में कुछ बोलता है, फिर उसे आसमान में उड़ा देता है और वो पंछी उड़कर एक दिशा में चला जाता है। दूसरी तरफ कुछ देर के बाद अभय आया तो विजय ने पूछा, क्या पता चला तुम्हें? तो अभय ने कहा, सब्र रखो, बता रहा हूँ। रुद्र की तरफ देखकर, वो लड़की जिसने सफेद कपड़े पहने थे वो यहाँ की बड़ी राजकुमारी प्रतिभा है और उनके साथ उनकी दोस्त अनुष्का थी। फिर वो उन्हें आज जो भी महल में हुआ वो बताता है। जिसे सुनकर विजय ने कहा, यानी ये सब सिर्फ अफवाह है और निर्मला देवी ने ही राजकुमारी के साथ इतना बुरा किया।
फिर थोड़ा रुक के कहा, माना वो खूबसूरत है और मूर्ख नहीं है, पर उनके पास शक्तियाँ भी तो नहीं है। उनको देखकर तो नहीं लगता कि वो चाकू पकड़ना भी जानती होंगी, तो निशाना लगाना तो दूर की बात है, तो फिर ये तो वो लड़की नहीं हो सकती। अभय ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ आप सही कह रहे हो, उन्होंने तो कोई वैद्य शिक्षा भी नहीं ली, तो ये वो लड़की नहीं हो सकती। उन दोनों की बातें सुनकर रुद्र भी सोच में पड़ गया कि शायद सच में ये वो लड़की नहीं है। कुछ देर बाद रुद्र ने कहा, हमें मंदिर पूजा से पहले ही पहुंचना है, अगर हम समय पर नहीं पहुंचे तो दादी सा नाराज हो जाएंगी। फिर वो तीनों अपने अपने घोड़े पर बैठकर मंदिर के लिए निकल गए। मंदिर के रास्ते में असल में शिवजी का मंदिर पड़ी पर था और उसका रास्ता भी पहाड़ से होकर जाता था। सभी रथ आगे जा चुके थे, सिर्फ प्रतिभा और अनु का ही रथ पीछे रह गया था। रथ के अंदर बैठी अनु ने कहा, ये रथ है या बैलगाड़ी, सभी कब के हमसे आगे निकल चुके हैं और हम इतना पीछे हैं। अचानक वो रथ रुक जाता है तो प्रतिभा रथ चला रहे सैनिक से पूछा, क्या हुआ, रथ क्यों रोक दिया? तो वो सैनिक बिना कुछ बोले बस रथ से उतर कर कहीं जाने लगता है। वो दोनों उसे आवाज देते हुए नीचे उतर जाते हैं, तभी अचानक से एक तीर सीधा आकर उनके रथ पर लगता है। तो वो दोनों अपनी जगह से पीछे हो जाते हैं और रथ के एक एक कोने में छुप गई। तभी एक तीर प्रतिभा की तरफ चलता है, तो अनु की एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज। प्रतिभा उन पर लगातार तीरों की वर्षा हो रही थी, तो अनु ने पूछा, ये तीरों के हमले आखिर हो किस दिशा से रहे हैं और हमारे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? तो प्रतिभा ने एक बहुत ही गंभीर आवाज में कहा, ये सब एक सोची समझी साजिश है हमें मरने की। मुझे जहाँ तक लगता है ये सब उस समर का किया धरा है। तो अनु गुस्से में बोली, मुझे यहाँ से एक बार निकलने दो बस, फिर मैंने भी अगर उस समर की बैंड ना बजाई तो मेरा नाम भी अनुष्का नहीं। प्रतिभा ने अपनी गहरी आवाज में कहा, पहले इन लोगों से निपट ले, उस समर को तो हम बाद में देखेंगे। तभी उन दोनों के बीच कुछ गोल सा लुढ़कते हुए आया, जिसे देखकर दोनों कंफ्यूज हो गया कि ये क्या है, लेकिन जैसे ही प्रतिभा ने उसमें से धुआं निकलते हुए देख तो उसने चिल्लाकर कहा, अनु भाग। उसकी बात सुनते ही दोनों अपनी जगह से उठकर ऑपोजिट दिशा में भागे। वो बम जैसा गोला बहुत तेज आवाज के साथ फट गया। रथ के तो चिथड़े चिथड़े उड़ गया, चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। प्रतिभा और अनु थोड़ी दूर पे जमीन पर गिरे थे और अपने कानों व सर को अपने हाथों से ढक रखा था। जब धुआं काम हुआ तब प्रतिभा ने धीरे से अपना सर उठाकर देखा, फिर अनु से पूछा, अनु तू ठीक तो है ना? तो अनु ने प्रतिभा की तरफ देखकर जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ठीक तो हो? वो अचानक बोलते बोलते रुक गई। उसने देखा कि एक तीर जो बहुत तेजी से प्रतिभा की तरफ आ रहा था। उसे देखकर अनु की आंखें फैल गई और वो बहुत तेज चिल्लाई, प्रतिभा नहीं। उसने देर से अपनी आंखें बंद कर ली। प्रतिभा ने जब अपनी तरफ एक तीर को इतनी तेजी से आते हुए देखा तो एक पल के लिए उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। इसके बाद वो कुछ करती उससे पहले अचानक कहीं से एक लाल रोशनी आए और उस तीर को जलाकर राख कर दिया। प्रतिभा को कुछ समझ नहीं आया, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास है, तो उसने अपना चेहरा साइड में घुमा कर देखा तो उसकी नजरें सामने वाले की उन लाल आंखें से जा मिली। रुद्र जो उसे तीर से बचाने के बाद बस उसे ही निहार रहा था। वो अपने मन में बोला, तो आखिर तुम मिल ही गई, कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। सच में जितनी खूबसूरत तुम्हारी आंखें हैं उतनी ही तुम। कुछ देर पहले जब रुद्र, विजय और अभय अपने घोड़ों पर सवार रास्ते पे आ रहे थे कि उनकी नज़र प्रतिभा और अनु के रथ पर पड़ी, तो अभय ने कहा, ये तो वो ही रथ है जिससे राजकुमारी और उनकी दोस्त मंदिर जा रही थी, तो ये इतने पीछे क्यों रह गया और यहाँ इस सुनसान पहाड़ी के रास्ते पर क्यों रुका है? तो विजय ने कहा, लगता है वो लोग किसी मुसीबत में हैं, हमें जाके देखना चाहिए। वो लोग आगे बढ़े कि उन्हें एक जोरदार दमके की आवाज़ सुनाई दी, तो उन लोगों ने अपने घोड़ों की रफ्तार बढ़ा दी। जब वो लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि प्रतिभा और अनु जमीन पर थे। ये देखकर तीनों अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर गए। तभी रुद्र की नज़र प्रतिभा की तरफ आते तीर पर गई, तो उसने बिना एक पल गवाए अपनी शक्तियों के प्रयोग से उस तीर को जलाकर राख कर दिया। अल्पविराम अल्पविराम। वो दोनों लगभग एक दूसरे की आंखों में खो ही चुके थे कि प्रतिभा का ध्यान उनकी तरफ आते हुए एक साथ बहुत से तीरों पर गई, तो प्रतिभा की आंखें एकदम गुस्से से भर गई। उसने बिना देर किए अपने हाथों को ऊपर अपनी वायु शक्ति का इस्तेमाल किया और उन सभी तीरों को वायु के जल में फंसाकर उनको वापस उसी दिशा में भेज दिया। प्रतिभा को शक्तियों का इस्तेमाल करते देख रुद्र के चेहरे पर अपने आप एक स्माइल आ गई। उसने धीरे से कहा, और कितने राज छुपा कर रखे हैं तुमने, अब तुम्हें और जानने को दिल करता है।
वहीं जब अनु ने कोई आवाज नहीं सुनी तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा, तभी किसी ने उसके सामने अपना हाथ बढ़ा दिया तो अनु ने उस हाथ की तरफ देखा, फिर उसकी तरफ जिसका वो हाथ था, तो उसके सामने एक लड़का था जिसकी आंखें हल्की पीले रंग की थी। जब अभय ने अनु को अपनी तरफ देखता पाया तो उसने एक बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, हाँ माना मैंने कि मैं सुंदर हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप केवल मुझे ही देखती रहे। अब भला इतनी सुंदर लड़की का यूं जमीन पर गिरे रहना अच्छा थोड़ी लगता है। उसकी बातें सुनकर अनु झेप गई और अभय को इग्नोर करके अपने आप ही खड़ी हो है, जिस पर अभय ने धीरे से कहा, उफ, ये नखरा। अनु खड़ी होकर सीधा प्रतिभा के पास गई और उसे गले लगाकर लगभग रोते हुए कहा, तू ठीक तो है न, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना, मैं बहुत देर गई थी। उसकी बात सुन के उसको शांत करते हुए कहा, अनु शांत, एकदम शांत, मुझे कुछ नहीं हुआ, समझी, और ये वक्त ऐसे रोने का नहीं है, वक्त तो इन लोगों को सबक सिखाने का है। अब बस बहुत हुआ ये छुपन छुपाई का खेल, अब वक्त आमने सामने का है। अनु ने उससे अलग होकर अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तूने ठीक कहा, अब इन लोगों की अकल ठिकाने लगाने का टाइम है। तभी बहुत सारे नकाबपोशों ने उन सबको घेर लिया। उन सब के हाथों में अलग अलग हथियार थे और उन सभी को देखकर लग रहा था कि इन सब के पास तीसरी श्रेणी की शक्तियां तो होंगी ही। उन सब के मुखिया ने आगे आकर कहा, हमें सिर्फ प्रतिभा की तरफ इशारा करके, इस लड़की की जान, तुम सब लोग को अगर अपनी अपनी जान की परवाह हो तो यहाँ से निकलो अभी के अभी। उसकी बातें सुनकर अभय ने विजय से हंसते हुए कहा, भाई लगता है ये लोग हमें पहचानते नहीं है, वरना ये हमें धमकी देने की हिम्मत भी नहीं करते। तभी प्रतिभा ने रुद्र की तरफ देखकर कहा, अपने हमारी जान बचाए उसके लिए शुक्रिया, पर मैं अपनी वजह से आप लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकती, आप सब यहाँ से चले जाए, इन लोगों से मैं निपट लूंगी। तो रुद्र ने भी उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पर आपको ऐसा क्यों लगता है राजकुमारी कि हम लोग बस ऐसे ही आपको यहाँ छोड़कर चले जाएंगे? क्या आपने हमें इतना कमजोर समझा है? फिर प्रतिभा ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हम आपको कमजोर नहीं समझ रहे, पर अगर आपकी यही इच्छा है तो हमने कोई आपत्ति नहीं है। इतना कहकर प्रतिभा ने अपनी आंखें बंद करके खोली तो उसकी आंखें सफेद रंग की रोशनी में चमकने लगी। अनु भी ऐसा किया तो उसकी आंखें हरे रंग की रोशनी के साथ चमकने लगी। इसकी देखकर वह तीनों समझ गए कि प्रतिभा के पास वायु शक्ति तो अनु के पास पृथ्वी तत्व की शक्तियां हैं। उन नकाबपोशों ने जब देखा कि ये लोग नहीं जा रहे हैं तो उन लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर रुद्र ने अपनी अग्नि तलवार निकाली, उसे देखकर प्रतिभा को वो जंगल वाले इंसान की याद आ गई। तभी उसे याद आया कि नीरा अंगूठी ने बताया था कि अग्नि तलवार सिर्फ एक ही शख्स के पास है, इसका मतलब ये वो ही इंसान है जिसकी उसने जान बचाई थी। अब उन लोगों में युद्ध शुरू हो गया। विजय के पास बर्फ की शक्ति तो अभय के पास बिजली की शक्ति थी, इसलिए उसकी आंखें पीली थी। जो भी प्रतिभा के पास आकर उस पर हमला करता, उसे प्रतिभा बिना अपनी शक्तियों का प्रयोग करे सिर्फ उसके शरीर के कुछ हिस्सों पर वार करके ही सामने वाले को मार रही थी, और जो दूर थे उनके लिए ही अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रही थी। उसको इस तरह लड़ते देख रुद्र उससे बहुत प्रभावित था। लड़ते समय एक नखबपोश अपनी छल की शक्तियों का प्रयोग करके अनु के पीछे आकर उस पर हमला करने ही वाला था कि अभय ने अनु का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उस हमला करने वाले को अपनी बिजली शक्ति से उसे मार दिया। फिर अनु की तरफ देखकर कहा, संभाल कर रहिए मोहतरमा, वरना ये लोग आपको अपने छल के जाल में फंसा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अनु ने उसे अपने से दूर करके कहा, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, पर अभी हम इन लोगों पर ध्यान दे तो ज्यादा सही होगा। इतना बोलकर वो वापस लड़ने लगी। कुछ ही देर में उन लोगों ने सभी को हरा दिया था। फिर विजय ने उन नकाबपोशों के मुखिया को प्रतिभा के सामने जमीन पर गिराते हुए कहा, ये लीजिए राजकुमारी, आपका अपराधी। तो प्रतिभा ने एक धीमी पर डरावनी आवाज में पूछा, तुम्हें हम पर हमला करने के लिए किसने भेजा था? प्रतिभा के इस तरह पूछने से वो इंसान डरते हुए अपनी कपकपाती में प्रतिभा के पर पकड़ते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। तो प्रतिभा ने उसके हाथों की उंगलियों को अपने पैर से कुचलते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें कुछ नहीं पता, तो फिर तो तुम हमारे किसी काम के नहीं, तो तुम्हारे जीने का क्या फायदा? इतना बोल के प्रतिभा ने उसकी उंगलियों को और कुचला तो उस पहाड़ी पर उसकी दर्दनाक चीख गूंज उठी, जिसे सुन के किसी की भी रूह कांप जाए। ये देखकर अभय विजय से बोला, मैं तो इन्हें भोली समझता था, ये तो बेरहम निकली। उसकी बात अनु ने भी सुन ली तो उसने अपनी तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहा, अभी तुमने उसकी बेरहमी देखी, कहा है जब देखोगी तो दोबारा ऐसा बोलने के बारे में सोचोगे भी नहीं।
उस जमीन पर पड़े इंसान ने दर्द से तड़पते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, ये सब राजकुमार समर ने हमसे करवाया है। इतना सुनकर प्रतिभा ने अपना पैर उसके हाथ से हटा दिया और को इशारा किया तो उसने अपनी शक्ति से उसे जमीन के अंदर ही गायब कर दिया। अनु ने प्रतिभा के पास आकर कहा, अब हम लोग मंदिर कैसे पहुंचेंगे, हमें तो मंदिर का रास्ता भी नहीं पता। अनु की बात सुन के प्रतिभा भी सोच में पड़ गई क्योंकि वो सिम्बा को अभी सबके सामने नहीं लाना चाहती थी। तभी पीछे से आवाज आई, आप चाहे तो हम आपकी कुछ सहायता करें। प्रतिभा ने देखा तो रुद्र अपने घोड़े पर था। रुद्र ने अपना हाथ प्रतिभा की तरफ आगे बढ़ाकर कहा, हम भी मंदिर ही जा रहे हैं, अगर आप चाहे तो आप हमारे साथ चल सकती है। प्रतिभा ने पहले रुद्र का हाथ देखा, फिर रुद्र को देखा और पूछा, क्या हम ये जान सकते हैं कि आप लोग कौन हैं? उसकी बात सुनकर अभय ने कहा, क्या आप लोग हमें नहीं जानते? तो अनु ने अभय को घूरते हुए कहा, अगर जानते होते तो पूछते क्यों? विजय ने सबका परिचय देते हुए बताया, ये है विजयगढ़ के राजकुमार रुद्र। अभय की तरफ इशारा करके, ये विजयगढ़ के छोटे राजकुमार अभय और हम हैं विजयगढ़ के सेनापति विजय। अनु और प्रतिभा ये जानकर हैरान हो गए क्योंकि उन्होंने सुना था कि विजयगढ़ के राजकुमार तो लड़कियों से बहुत दूर रहते हैं, तो आज इन्होंने उनकी मदद क्यों की? फिर प्रतिभा ने थोड़ी देर सोच के रुद्र का हाथ थाम लिया। ये देखकर रुद्र को बहुत खुशी हुई। प्रतिभा रुद्र के साथ घोड़े पर बैठ गई और वह लोग आगे चले गए और विजय भी उनके पीछे चला गया। फिर अभय ने अनु के सामने आकर कहा, अब तो आपकी दोस्त भी चली गई है, तो अब आप भी चलिए। अनु को ना चाहते हुए भी अभय के साथ जाना पड़ा। अभय ने जब अनु का बिगड़ा हुआ मुंह देखा तो उसके लिए हंसी आ गई। लोग भी उनके पीछे चले गए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।